हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, अवकलन। और अवकलन को ही हम पढ़ेंगे। और अवकलन जो है वो कंप्लीट फिजिक्स के अंदर ही आपके काम में आएगा, या ऐसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अवकलन का यूज ज़रूर होगा। यानी अवकलन जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर या फिजिक्स के हर चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला लेक्चर है। तो आज हम जो है वो अवकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बेसिक चीज़ जो है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अवकलन या डिफरेंशिएशन जिसे हम बोलते हैं वो एक्चुअल के अंदर होता क्या है। ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई भी एक बड़ी क्वांटिटी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, कोई बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। और आपको जो है इस बड़ी क्वांटिटी को छोटे 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 कई टुकड़ों के अंदर तोड़ना है। यानी बड़ी क्वांटिटी है और इसको आपको छोटे 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 टुकड़ों के अंदर तोड़ना है। तो इस तोड़ने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं अवकलन। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है इंटीग्रेशन या समाकलन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर आपके पास छोटे 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 कई टुकड़े होते हैं और उन सबको मिलाकर हम एक बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं। तो अवकलन या समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हम आज बात करने वाले हैं अवकलन की, कि अवकलन जो है वो होता क्या है। तो अवकलन के बारे में क्या बताया कि आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी है और इस बड़ी क्वांटिटी को आप छोटे 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 टुकड़ों के अंदर तोड़ना चाह रहे हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर अवकलन के अंदर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके लॉ होते हैं, कैसे हमें अवकलन करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, हमने लगा ली है हेडिंग अपने नेक्स्ट चैप्टर की। यही बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है आपके पास चैप्टर है अवकलन, या फिर अंग्रेजी में मैं बोलूँ तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या अवकलन जो है वो होता क्या है, तो उसके बारे में आपको क्या बताया कि बड़ी क्वांटिटी को छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर तोड़ना जो है वही क्या बोला जाता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन है बोला जाता है। जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन है, आपके पास कोई एक फंक्शन है या फलन है आपके पास। फलन का मीनिंग क्या हो गया? फलन का मीनिंग हो गया कि आपके पास कोई ऐसा एक x² प्लस एक्स प्लस 1 जैसी, या फिर मैं बोल दूँ 2x² माइनस वाई प्लस जेड, कुछ ऐसी आपके पास इनइक्वलिटी है। और इस इनइक्वलिटी जो है इसको अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो आपके पास फंक्शन है या फलन है वो x, y और z का फलन है, या फिर मैं इसको बोलूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो आपके पास फलन है या इनइक्वलिटी है वो x का फलन है, x का फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज फंक्शन ऑफ x। तो आपके पास कोई भी इस तरीके का फंक्शन है और उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन उसका आपको करना है। तो अवकलन जो है उसको हम कैसे करते हैं, तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, फलन है, और अगर आपको इसका अवकलन करना है तो मैं सबसे पहली बात लिखता हूं कि अवकलन जो है उसको निरूपित कैसे करते हैं। अवकलन जो है इसको हम निरूपित कैसे करते हैं। जैसे आपके पास कोई एक फलन है f(x) और इस f(x) का आपको अवकलन करना है। तो इस f(x) का मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे हमने लिखा था x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास एक कोई बड़ा फलन है, बड़ी क्वांटिटी है, और इसको आपको छोटे 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 कई सारे टुकड़ों में तोड़ना है। तो मैं ये कहूँगा अगर मुझे टुकड़ों में तोड़ना है तो किसके टुकड़ों में मुझे इसे फलन को तोड़ना होगा। किसके टुकड़ों का मतलब क्या हो गया कि मुझे जो है वो इस फलन को x के टुकड़ों में तोड़ना है या y के टुकड़ों में तोड़ना है या z के टुकड़ों में तोड़ना है। तो मैं कहूँगा ये फलन जो है इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटीज x की ही आ रही है। तो मैं अगर इसे x के टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा? मैं इसको बोलूँगा कि f(x) का x के सापेक्ष
एफ एक्स का एफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। क्या बोलूँगा इसको? एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष से अवकलन कर दो। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम एफ एक्स को एक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े रहे हैं। ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया। इसको निरूपित कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो मैं लिखता हूँ छोटा डी बटे में छोटा डी। ये जो छोटा डी आपके पास आ रहा है, इसके साथ वो राशि लिखोगे जिसका आपको अवकलन करना है, या आप लिखोगे बड़ी क्वांटिटी को। बड़ी क्वांटिटी यानी जिसको आपको तोड़ना है वो क्वांटिटी आएगी ऊपर वाले छोटे डी के साथ, और जिसके पदों में तोड़ रहे हो या जिसके कंपोनेंट में तोड़ रहे हो वो आएगा नीचे। यानी आप एफ एक्स को एक्स के कंपोनेंट में या एक्स के टुकड़ों में तोड़े रहे हो। तो अवकलन को हम लिखते हैं डी एफ एक्स बटे में डी एक्स। अब एफ एक्स जो है आपके पास, अगर इस एफ एक्स को मैं वाई से रिप्रेजेंट करूं, एक बार इस एफ एक्स को जो है वो मैं y से लिखूं तो मैं बोलूँगा dy बाई डी एक्स। ये है आपके पास अवकलन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन। इस dy बाई डी एक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सबसे पहला मीनिंग इसका होता है y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। ये इसका सबसे पहला मीनिंग होता है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका एक और मीनिंग भी होता है। एक और मीनिंग क्या होता है इसका? ध्यान से देखना। y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष या y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इसका एक मीनिंग और भी होता है। क्या मीनिंग होता है? y व x के मध्य वक्र की ढाल, y व x के मध्य वक्र की ढाल, या ढाल का दूसरा नाम क्या होता है? ढाल को ही हम बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं ढाल को? प्रवणता। तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया? एक मीनिंग तो हो गया जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी हम y को x के कई टुकड़ों के अंदर तोड़ रहे हैं। दूसरा मीनिंग क्या हो गया? y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तीसरा मीनिंग क्या हो गया? y व x के मध्य वक्र की ढाल या प्रवणता। तो ये जो है वो हम अगले चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ग्राफ का जो अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर है, उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे हम लोग। परिवर्तन की दर हम किसी क्वेश्चन के लिए देखेंगे, और y का x के सापेक्ष अवकलन हम कई सारे एग्जाम्पल पढ़ते हुए और उनके नियम पढ़ते हुए सोल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स के जो है वो आपके पास तीन मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या? y का x के सापेक्ष अवकलन। दूसरा क्या? y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और तीसरा मीनिंग क्या है? y व x के मध्य वक्र की ढाल या प्रवणता। अब अगर हम ये देखें कि कोई भी आपके पास फलन दिया हुआ है, उस फलन का हम लोग अवकलन किस तरीके से करते हैं। तो किसी भी फलन का अगर आप लोगों को अवकलन करना है तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग नियम बने हुए होते हैं, और उनके आधार पर ही हम लोग यहाँ पर अवकलन की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम नियमों की बात करें तो dy बाई डी एक्स के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने फलन y ले लिया और x ले लिया, इसका मतलब है y का x के सापेक्ष अवकलन। जैसे कहीं पर ऐसा नज़र आ जाए dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मीनिंग जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि dy बाई डी टी का मीनिंग क्या है? y का t के सापेक्ष, y का t के सापेक्ष अवकलन, या हम y को
टी के टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर मिल जाए डी एक्स बटे में डी टी, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन। x का t के सापेक्ष अवकलन। अगर कहीं पर आपको मिल जाए dv बटे में dx, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा v का x के सापेक्ष अवकलन। और वो जो दोनों बातें हमने एक्स्ट्रा लिखी है वो भी यही है। जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? y की t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या y t वक्र की ढाल, x की t के सापेक्ष परिवर्तन की दर या x t वक्र की ढाल, v में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर या vx वक्र की ढाल या प्रवणता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर आपको बोल दे dv बटे में dt, तो dv बटे में dt का मीनिंग भी क्या हो जाएगा? v का t के सापेक्ष अवकलन। ये भी नहीं हो गया तो आपको कहीं पर भी नज़र आ जाए ऐसा d और d लगा हुआ, जैसे मैंने आर्बिटेरी कोई भी ले लिया dA बटे में dB, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो आ रहा है d के साथ A का B के सापेक्ष अवकलन। तो ऊपर जो आ रही है इसका मतलब वो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा मान है, और इसको नीचे वाले पद के सापेक्ष आपको तोड़ना है या नीचे वाले पदों के रूप में इसे आपको आगे तोड़ना है। तो चलिए अब इसके कुछ नियम देखते हैं कि किन नियमों के आधार पर हम अवकलन को पढ़ते हैं या अवकलन करते हैं। जैसे आपके पास कोई ऐसी राशि आ गई, कोई ऐसा फलन आ गया, तो उसका अवकलन आप किस तरीके से करते हो, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, नोट डाउन कीजिए पहले आपका। अवकलन जो है वो बेसिक चैप्टर है आपके फिजिक्स के अंदर। मैथ्स के अंदर हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका कुछ पार्ट है जो ज़्यादातर यूज के अंदर आ रहा है, और वही पार्ट जो है वो हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट मैथ्स का टॉपिक पढ़ने का कोई मीनिंग है फिजिक्स के अंदर कभी भी नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं अवकलन करने के नियम। अवकलन करने के नियम कौन कौन से नियम जो है वो अवकलन करने के लिए होंगे, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला नियम और सबसे ज़्यादा यूज के अंदर आने वाला नियम होता है आपके पास कि आपके पास मान लो कोई फलन है f(x) बराबर x की घात n। f(x) बराबर क्या है? x की घात n है। तो x की घात n जो है इसका अवकलन कितना होगा? तो मैं लिखता हूँ d/dx। किसके सापेक्ष हो रहा है ये? x के सापेक्ष, यानी x की घात n को हम x के टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो x के टुकड़ों में तोड़ेंगे तो मैं ऊपर लिख लूँगा x की घात n बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा, घात आ जाएगी पहले
एक्स और एक घात एक्स घात की घात एन की कम हो जाएगी, यानी जो अपने पास एक्स की घात एन का अवकलन है वो कितना आएगा, एन एक्स की घात एन माइनस एक। ये फॉर्मूला जो है वो आपको मिल गया यहाँ पर। अब इसके बेसिस पर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वह मैं बोल लेता हूँ कि आपको कोई फलन दिया हुआ है y बराबर x की घात 6, y बराबर x की घात 6 और इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करना है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसके लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स बराबर में x की घात n से मैं कंपैरिजन करूँगा तो n का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। n का मान अगर 6 आ रहा है तो मैं कहूँगा n पहले आ जाता है, x की घात 1 पहले से कम हो जाती है। पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 1, यानी आपका आंसर आ गया 6x की घात 5। देखो कितना ईजी है। अगर मैं एग्जाम्पल एक और ले लूँ, जैसे सेकंड एग्जाम्पल हमने ले लिया y बराबर x की घात माइनस का 15, ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है तो इसका अवकलन हमें करना है तो मैं लिखूंगा dy बटे में dx बराबर में घात आ जाएगी पहले, घात कितनी, माइनस का 15 और x की घात माइनस 15 तो एक घात कम हो जाएगी, यानी माइनस 15 माइनस 1, तो अपना आंसर जो है वो कितना आ गया, माइनस 15 x की घात माइनस के 16। ये अपने पास इस समीकरण का या इस व्यंजक के अवकलन का मान आ गया। अब अगर हम दूसरी कोई बात देखें, दूसरा जो नियम है अवकलन करने का वो अगर देखें तो दूसरा अवकलन करने का नियम क्या होता है कि यदि किसी चर राशि का मीनिंग क्या हो गया, जो x और y और z जो ये आ रहे हैं ये हो गई चर राशियां। तो यदि किसी चर राशि के गुणा या भाग में कोई अचर राशि हो, गुणा या भाग में कोई अचर राशि हो तो उसका अवकलन नहीं होगा, उसका अवकलन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि किसी भी चर राशि के गुणा या भाग में कोई अचर राशि हो तो उसका अवकलन नहीं होगा। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल से इसी चीज़ को समझना चाहूँ तो एग्जाम्पल से अगर इसी चीज़ को हम समझना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, एक फलन है आपके पास y बराबर 2x की घात 4 और इसका आपको अवकलन करना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा dy बटे में dx। अब देखो चर राशि है आपके पास x के गुणा या भाग में कोई राशि हो तो उसका अवकलन नहीं होता या उसको हम अवकलन से बाहर रखते हैं। तो 2 जो है यहाँ पर वो अचर राशि है तो इसको हमने लिख दिया बाहर। अब x की घात 4 का आपको अवकलन करना है, x की घात 4 का अवकलन x की घात n के फॉर्मूले से हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 4x की घात 4 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 8x की घात 3। ये आपका आंसर आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेके चलूँ, जैसे हमने लिख दिया y बराबर x की घात माइनस 5 बटे में 2 और इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करना है तो हम लिखेंगे dy बटे में dx बराबर में, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 1/2 है तो 1/2 जो है इसको मैंने पहले से ही बाहर रख लिया। अब क्या बचा आपके पास, x की घात माइनस 5। इस x की घात माइनस 5 का उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अवकलन करेंगे। कितना अवकलन हो जाएगा, तो मैं कहूँगा घात पहले आ गई और एक घात कम हो जाएगी यानी -5 -1, तो आपका आंसर कितना बन गया, 1/2 और -5 x की
घात -6। तो इसका अपना आंसर बन गया -5/2 x की घात -6। ये अपने पास आंसर आ गया। यानी गुणा या भाग के अंदर कोई अचर राशि हो आपके पास, कोई संख्या हो आपके पास, तो आप उसका अवकलन नहीं करते, उसे अवकलन से हम बाहर रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं अपने थर्ड नियम की ओर, जो अवकलन करने का है आपके पास। चलिए थर्ड नियम आपके पास क्या होता है? किसी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। किसी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। यदि कोई अचर राशि है आपके पास, जैसे कोई संख्या है, मैंने बोल दिया y बराबर 24, ठीक है, तो इसका अवकलन करो। तो इसका अवकलन चाहे आप किसी के भी सापेक्ष करो, चाहे मैं लिख दूं dy/dx, या फिर मैं लिख दूं dy/dt अगर t के सापेक्ष करें, या फिर मैं लिख दूं dy बटे में dz, किसी के भी सापेक्ष आप इसका अवकलन करो। अचर संख्या है, अचर राशि है, तो उसका अवकलन जो है वो कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। कोई भी अचर राशि आपके पास है तो उसका अवकलन कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलें, मैंने बोल दिया y बराबर 2x की घात 4, या मैं 2 बार ले रहा हूँ, 3x की घात 4 प्लस में 60। यह आपके पास कोई एक फलन है और इस फलन का आपको अवकलन करना है। तो मैं लिखूँगा dy बटे में dx बराबर, पहले तो देखो इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे, तो मैं इसे 2 टुकड़ों में लिख लेता हूँ। कैसे? मैं बोलता हूँ पहले तो हम अवकलन करेंगे 3x की घात 4 का, फिर हम अवकलन करेंगे किसका? 60 का। यानी योग के अंदर या घटाव के अंदर आपके पास कोई अवकलन का पद है तो उसे हम अलग अलग अवकलन के पद के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपके पास? dy बटे में dx बराबर, पहले तो मुझे अवकलन करना है इसका, तो इसका अवकलन करूँगा तो मैं कहूँगा 3 तो जो है वो बाहर ही रहेगा क्योंकि अचर राशि है, और x की घात 4 का अवकलन कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा पहले, और 1 घात x की हो जाएगी कम, प्लस में ये अचर राशि है आपके पास, संख्या है, संख्याएं सारी अचर राशियां होती हैं, तो ये अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन कितना हो गया? 0। तो आपका जो आंसर है वो कितना बन गया? 12x की घात 3। ये आपका आंसर आ गया। यानी कोई अचर राशि है तो उस अचर राशि का अवकलन शून्य होगा हमेशा। तो यहाँ पर हमने 3 नियम जो है वो पढ़े हैं, और इन 3 नियमों के बेसिस पर हम कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब सोल्व करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, और ये जो नियम हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और नियम ध्यान में रखकर आप जितने ज़्यादा अवकलन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, और ऐसा पढ़ लोगे आप लोग कि आप कभी भी इस अवकलन को भूले नहीं सकते हो। यानी ये आपकी रग रग के अंदर बस जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक ट्राई करते हैं। हमने बोल दिया कि कोई आपके पास एक फलन है y बराबर 2t की घात 3 माइनस 4t² प्लस 5t प्लस 16, ठीक है,
बोले सर बहुत बड़ा ले लिया आपने तो शुरुआत के अंदर ही। तो बेटा हम बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं, और बेसिक चीज़ें देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है अवकलन का, ठीक है, और इसी से आपको शुरुआत करनी है। बड़ा लग रहा होगा आपको। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता करना है अगर dy/dt यानी आप जो है वो y का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो मैं कहूँगा ये अलग अलग पद हैं, तो अलग अलग पद हैं तो इन सब को अलग अलग पदों के अवकलन के रूप में लिख लेते हैं। कैसे, मैं कहूँगा पहले हम लोग अवकलन करेंगे t के सापेक्ष 2t3 का, ठीक है, फिर माइनस का, फिर हम अवकलन करेंगे किसका, 4t2 का, फिर प्लस का निशान आ गया यहाँ पर, फिर हम अवकलन करेंगे d/dt किसका, 5t का, और उसके बाद में हम अवकलन करेंगे d/dt किसका, 16 का, अचर संख्या का। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, मैं कहूँगा dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है आपके पास, 2 कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर है तो इसका अवकलन तो होगा नहीं, बाहर रह गया। t3, तो t3 का आपको अवकलन करना है तो इसका कंपैरिजन करो आप x⁴n से। जैसे x⁴n का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, n x⁴n-1, वैसे ही t⁴n का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, n t⁴n-1, तो वैसे ही क्या हो जाएगा t⁴3 का, तो मैं कहूँगा t⁴3 का अवकलन हो जाएगा 3 t⁴3-1 माइनस में d/dt, यानी मुझे 4t² का अवकलन करना है, तो 4 तो कांस्टेंट है आपके पास, तो 4 कांस्टेंट है तो आ गया बाहर। t⁴2 का अवकलन कितना हो जाएगा, t⁴2 का अवकलन हो जाएगा 2t⁴2-1, यानी आपको जो है वो यही लेके चलना है कि जैसे x⁴n का x के सापेक्ष कितना होता है, n x⁴n-1, वैसे ही t⁴n का कितना हो जाएगा, n t⁴n-1, चाहे आपके पास कोई भी राशि हो। v⁴n का v के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, n v⁴n-1, ऐसे ही आपके पास बोल दिया z⁴n का z के सापेक्ष अवकलन। अब ये ध्यान रखना कि जिसके रूप में पद हो उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर x के रूप में पद है तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के रूप में पद है तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, v के रूप में पद है तो v के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और z के रूप में पद है और z के सापेक्ष अवकलन करना हो तो क्या बन जाएगा, n z⁴n-1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर प्लस d/dt 5t का करना है तो 5 तो अचर राशि बाहर रहेगी, t⁴ कुछ नहीं, t⁴ नहीं का मतलब पावर कितनी है, 1 है, पावर 1 है तो मैं बोलूँगा अवकलन कितना हो जाएगा, 1 t⁴1-1, क्योंकि पावर कितनी थी, 1 थी, तो 1-1 प्लस में 16 तो अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब देखो अपने पास अवकलन हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो सुंदर बना लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाएं तो देखो क्या बनेगा, dy/dt बराबर में ये अंदर गुणा हो गया 6t⁴3-1 2, माइनस का 4 × 2 बन गया 8t⁴2-1 कितना बन गया, 1, प्लस में 5 t⁴1-1 यानी कितना बना, t⁴0, प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर t⁴0 बन रहा है तो t⁴0 का मान कितना होता है, तो हम कह देंगे कि किसी भी संख्या का नॉन जीरो क्वांटिटी का अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है।
यानी आपके पास कोई भी राशि हो और उसकी घात 0 लगा दे तो उसका मान कितना होता है 1। लेकिन x जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बोल दे t की घात 0 तो t की घात 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। y की घात 0 तो y की घात 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा होता है 1। तो आपके पास जो आंसर है dy/dt का जो मान है वो कितना बन जाएगा 6t² माइनस 8t प्लस 5। ये आपका आंसर है आ गया। ये आपके पास इस फंक्शन का, इस फलन के अवकलन का मान आ गया है। अब चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक। समझते हुए नोट करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे कि आपके पास कोई फलन है y बराबर 4x की घात 5 माइनस 10 बटे में x की घात 3/2 माइनस, या इसको मैं लिख दूं 10x की घात 3/2 माइनस में 4 बटे में x²। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका आपको अवकलन करना है तो क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? बोले सर पावर 3/2 आ गई तो क्या होगा, कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको बेसिक मेथड जो है, आपने जो बेसिक पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है। आपके नियम जो हैं वो अगर आपको ध्यान में है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो मैं लिख देता हूँ dy बटे में dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बराबर कितना आ जाएगा? तो मैं कहूँगा अलग अलग अवकलन होगा इनका। पहले मैं अवकलन करूँगा यानी dy/dx लिखूँगा 4x की घात 5 का, फिर जो साइन है यहाँ पर माइनस का। फिर मैं अवकलन करूँगा किसका? 10x की घात 3/2 का। उसके बाद में वापस से माइनस का साइन, मैं अवकलन करूँगा किसका? d बटे में dx। हम अवकलन करेंगे 4 बटे में x की घात 2 का। ठीक है, अब हम ये अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है वो सिंपल हम लोग बना लेते हैं। सिंपल कैसे बना लेते हैं कि कोई भी पावर अगर नीचे आ रही है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं। नीचे अगर पावर आ रही है तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने पर देखो क्या बनेगा आपके पास? dy बटे में dx बराबर मैं लिखूँगा d बटे में dx 4x की घात 5 माइनस d बटे में dx 10x की घात 3/2। ये दोनों तो वैसे के वैसे ही क्योंकि घात ऊपर ही है सबकी, माइनस में d बटे में dx। अब देखो 4 बटे में x² है, तो अगर मैं इस x² को ऊपर ले जाऊंगा तो किसी भी व्यंजक को जब तो उसकी घात जो है, उसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी? माइनस में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेकर आपको बोलूं कि 1 बटे में x² है और 1 बटे में x की घात -2 है। अगर दोनों के अंदर हम इस वाले x² को ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस वाले x की घात -2 को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा जब ये ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, यानी x की घात -2 बन जाएगा। अब अगर हम इसको
ऊपर ले जाएंगे तो भी इसकी जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी। इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी तो मैं बोलूँगा x की घात माइनस ऋणात्मक हो गई, लेकिन घात एक्चुअल में कितनी है इसकी -2, तो इसका मतलब कितना आ गया, x की घात +2 हो गया। यानी मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ जब हम ऊपर वाली क्वांटिटी को नीचे लाते हैं या नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं तो घात का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, अगर पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x² को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x की घात -2 अपने पास बन जाएगा। अब इन सब का अवकलन कर देते हैं। इन सब का अवकलन करें तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dy बटे में dx बराबर में 4 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसका अवकलन होगा नहीं। x की घात 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, 5 x की घात 5 - 1 माइनस में इसका करेंगे तो 10 तो कांस्टेंट है, अचर है, बाहर ही रहेगा। x की घात 3/2 का कितना हो जाएगा, तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि x की घात n का कितना होता है, n x की घात n - 1। तो वैसे ही x की घात n का मान कितना, 3/2। तो हम कहते हैं घात आ जाती है पहले, यानी 3/2 जो है वो आ जाएगा पहले, और क्या बच जाएगा, x की घात 3/2 - 1, यानी x की घात n - 1 माइनस में 4 कांस्टेंट है, अचर है, बाहर रहेगा। x की घात -2 का अवकलन कितना होगा, तो अब की बार मैं बोलूँगा कि n का मान है -2, तो n का मान -2 है तो n आ गया पहले, x की घात 1 कम हो जाती है, यानी -2 - 1। तो देखिए इसे हम अगर इजीली लिख ले, सुंदर अनुसार लिख लें तो क्या बनेगा, 5 × 4 20 x की घात 4, 20 x की घात 4 माइनस में इसको अंदर गुणा कर दें तो कितना बना, 30 बनेगा ऊपर बटे में 2, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 x की घात 3/2 - 1 कितना बनेगा, 2 अगर एलसीएम ले लूँ तो 3 - 2/2 यानी कितना बचेगा, 1/2 माइनस में ये देखो 4 - 2 से गुणा होगा तो -8, -8 फिर माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 8, x की घात -2 - 1 कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये आपके पास इस अवकलन का मान आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ हो, अलजेब्रा का कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो उसका अवकलन हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बाकी के जो हम एग्जाम्पल्स हैं वो कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो। थैंक यू।